नमस्कार। आखिर हर साल 23 मार्च का दिन इतना अहम क्यों होता है? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि इस दिन देश के महान युवा क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी? या इसलिए कि पंजाब के क्रांतिकारी कवि अवतार सिंह पाश की आतंकियों ने हत्या कर दी थी? या फिर इसलिए भी कि नक्सलबाड़ी आंदोलन के जनक रहे कानू सान्याल ने भी आज ही के दिन आखिरी सांस ली थी? ये तीनों ही घटनाएं तो इस दिन को खास बनाती ही हैं, लेकिन आज के दौर में वामपंथी आंदोलन की दशा और दिशा पर भी सवाल उठाती रहती हैं। आज की अभिव्यक्ति में हम बात करेंगे भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन की, इन किरदारों की और दक्षिण पंथ के जबरदस्त उभार के उन कारणों की जो कहीं ना कहीं इस वैचारिक और जमीनी लड़ाई को कमजोर करने के लिए जिम्मेदार रहे हैं। तो चलते हैं आज के सफरनामे पर। उन्नीस 1925 में जब भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ तो भगत सिंह महज 18 साल के थे। यानी ये वो वक्त था जब भारत में एक तीसरी धारा तेजी से उभर रही थी, जिसकी मूल वजह अगर देखें तो रूस और चीन में चल रहे कम्युनिस्ट आंदोलनों के गर्भ में छिपी थी। खासकर उस वक्त के यूएसएसआर यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, मतलब सोवियत संघ के उन 15 गणराज्यों को मिलाकर बनाया गया एक गणतंत्र जो 1991 में विघटन का शिकार हुआ और सभी 15 गणराज्य एक अलग देश के रूप में अस्तित्व में आए, जिसमें सबसे प्रमुख और मजबूत देश बना रूस। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 26 दिसंबर 1925 को कानपुर में हुए उसके पहले सम्मेलन के बाद औपचारिक तौर पर अस्तित्व में आई, लेकिन उसकी वैचारिक बुनियाद तो 1920 में ही पड़ चुकी थी, जब ताशकंद में एमएन राय ने 17 अक्टूबर को इसकी नींव रख दी थी। बेशक तब हिंदुस्तान की सामाजिक राजनीतिक स्थिति आज से काफ़ी अलग थी। भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन की शुरुआत औपनिवेशिक दौर में तब हुई जब मजदूरों और किसानों के अधिकारों के लिए संगठित संघर्ष शुरू हुआ, लेकिन आज़ादी के बाद यह आंदोलन कई धाराओं में बंटता चला गया। दरअसल हम 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत से जोड़कर देखते रहे हैं और इसे शहीद दिवस के तौर पर मनाते रहे हैं, लेकिन अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि भगत सिंह सिर्फ एक शहीद नहीं बल्कि एक विचार थे। और अगर कम्युनिस्ट आंदोलन की बात करें तो भगत सिंह के तमाम दस्तावेज वैचारिक तौर पर इस सोच को बेहद समृद्ध करने वाले रहे थे, चाहे वो बम का दर्शन रहा हो या फिर मैं नास्तिक क्यों हूँ। भगत सिंह और उनके साथियों को 23 मार्च 1931 को जब फांसी दी गई तो वे 26 की उम्र भी पूरी नहीं कर पाए थे। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि इस नन्ही सी उम्र में ही भगत सिंह ने इतना कुछ लिख दिया कि वह एक विचार बन गए। उनकी जेल डायरी पढ़ लीजिए या फिर युवा राजनीतिक कार्यकर्ताओं को लिखा गया उनका पत्र, सांप्रदायिक दंगे और उनका इलाज पढ़ लीजिए या फिर विद्यार्थी और राजनीति, अछूत का सवाल पढ़ लीजिए या फिर धर्म और हमारा स्वतंत्रता संग्राम। आपको भगत सिंह के हर लेख में एक ऐसा विचार नजर आएगा जो आज भी मौजूद है। आखिर ऐसा कैसे हो गया कि एक 25 साल का नौजवान वैचारिक तौर पर इतना समृद्ध हो गया कि उसने मार्क्स, लेनिन से लेकर एंगल्स और गांधी तक को इतने नजदीक से पढ़ और समझ लिया? आखिर क्यों भगत सिंह को बम का दर्शन लिखना पड़ा और भारतीय राजनीति के दक्षिणपंथी नेतागण उन्हें बगैर समझे बूझे आतंकवादी और उग्रवादी तक कहने लगे? और आखिर ऐसी कौन सी वजह है जो आज के दौर में राजनीतिक पार्टियों की ये मजबूरी हो गई कि वो भगत सिंह को, उनकी शहादत को हर हाल में याद करें और उन्हें महान बताते हुए शहीद दिवस मनाएं, उनकी फोटो लटकाएं और एक 25-26 साल के नौजवान को आज की युवा पीढ़ी का प्रतीक बताते फिरें? बेशक ये उनकी राजनीतिक मजबूरी हो सकती है, लेकिन कुछ तो है इस विचार में या विचारधारा में जिसने इस शहीद को अमर बना दिया। कुछ तो है जो अवतार सिंह पाश जैसे क्रांतिकारी कवि और भगत सिंह के विचारों को अपने गीतों और कविताओं के जरिए आगे बढ़ाने की वजह से
इसी 23 मार्च को अपनी जान गंवानी पड़ी। आज के दौर में भी पाश और भगत सिंह आखिर क्यों इतने प्रासंगिक हो उठते हैं? दरअसल वे नौजवानों, किसानों, मजदूरों और मजलूमों की आवाज बनकर उभरे और पूंजीवादी सत्ता और सामंती सोच के खिलाफ मजबूत मोर्चा खोल दिया। इसलिए भारत के इतिहास में 23 मार्च एक साधारण तारीख नहीं है, बल्कि यह दिन क्रांतिकारी परंपरा, वैचारिक प्रतिबद्धता और सत्ता के विरुद्ध प्रतिरोध का प्रतीक है। भगत सिंह की शहादत महज राजनीतिक आजादी की लड़ाई का हिस्सा नहीं थी, बल्कि एक ऐसे समाज के निर्माण का सपना भी थी जिसमें शोषण, असमानता और अन्याय के लिए कोई जगह न हो। भगत सिंह और उनके साथियों का सपना एक समाजवादी भारत का था। वे साम्राज्यवाद के साथ साथ पूंजीवादी शोषण के खिलाफ थे। इसी वैचारिक धारा को आगे बढ़ाने का काम करती रही कम्युनिस्ट पार्टियां या वामपंथी पार्टियां आखिर क्यों शुरू से दक्षिणपंथी ताकतों और खासकर आरएसएस को खटकती नहीं, और आखिर क्या वजह है कि आज के दौर में दक्षिणपंथ का इस कदर उभार हो चुका है, और क्यों वामपंथी आंदोलन इस हद तक कमजोर पड़ते चले जा रहे हैं? क्या कम्युनिस्टों में बिखराव की वजह उसके नेतृत्व का वैचारिक संकट रहा है? संसदीय राजनीति को लेकर वैचारिक अंतर्विरोध रहे हैं, या भारत के सामाजिक और जातीय संरचना को न समझ पाना है? कि कम्युनिस्टों ने समय रहते जिन समाजों के लिए वो लड़ रहे थे, उन समाज को नेतृत्व तो नहीं दिया। ज़रूरत उनकी लड़ाई लड़ने की नहीं थी, ज़रूरत थी लड़ाई लड़ने का नेतृत्व उनके हाथों में सौंपने की और उनके नेतृत्व में खुद काम करके दिखाने की। ये नहीं हो पाई। इसे अगर हम सूत्रीकरण करें, इसका फॉर्मुलेशन करें, तो एक शब्द में कहा जा सकता है कि भारत के कम्युनिस्टों ने पूंजीवाद की मुश्किलों और वर्गीय अवधारणा को तो समझा, लेकिन यहाँ की जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था की जो मुश्किलें हैं उसको ठीक से नहीं समझ पाए लोग, और उस पर जो सही दिशा इनकी होनी चाहिए थी, जो सही पहल ली जानी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई। इनकी विफलता का एक बहुत बड़ा कारण यही है। फिलहाल तो ऐसा ही लगता है, और भी बहुत सारे कारण हैं, बहुत बातें हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस दलित पिछड़े समाज के लिए कम्युनिस्ट लड़ रहे थे, समय पर उसके भीतर से सक्षम नेतृत्व पैदा करने में वे विफल हुए। यही इनकी विफलता का मूल कारण है। धन्यवाद। आपको ताज्जुब होगा कि जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का जन्म भी कम्युनिस्ट पार्टी के गठन के साल ही हुआ, यानी 1925 में, और वह भी अपनी जन्म शताब्दी जोर शोर से मनाता रहा है। आखिर क्या वजह है कि संघ परिवार या दक्षिणपंथ अपने चरम तक पहुंचा और कम्युनिस्ट अपने बिखराव का दंश झेलने को मजबूर हो गए? जब हम कम्युनिस्ट पार्टियों के बिखराव की बात करते हैं तो हमें 1960 का वो पहला दौर याद आता है जब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से अलग होकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी बना ली गई, और उसके बाद 1967 के दौरान नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत हुई। चारू मजूमदार और कानू सान्याल ने मिलकर इस आंदोलन की शुरुआत की और फिर बना CPI-ML। फिर देखते देखते एक वक्त ऐसा आया जब कम्युनिस्ट पार्टियां 28 खेमों में बंट गईं, छोटे छोटे दल हो गए, और निजी तौर पर कुछ नेताओं ने छोटे छोटे वैचारिक मतभेदों के बाद अपनी अपनी अलग पार्टी बना ली। थे तो ये सब वामपंथी, लेकिन सबके अपने अपने वैचारिक अंतर्विरोध थे। हालत ये हो गई कि किसानों मजदूरों के संघर्ष भी कई कई खेमों में बंटते चले गए। इसका फायदा सबसे पहले उन पूंजीपति समूहों ने उठाया और तमाम जगहों से प्लांट यूनियन खत्म किए जाने लगे, या फिर इसकी जगह मालिकों के जेबी संगठन अस्तित्व में आने लगे। वही हाल हुआ छात्र और युवा संगठनों का। उदारीकरण के बाद से ये स्थिति और खतरनाक हुई। हालांकि तमाम जगहों पर इसके खिलाफ आंदोलन तेज भी हुए, लेकिन धराशायी हो गए। किसानों मजदूरों के संघर्ष बिखरने लगे और वामपंथी नेतृत्व के लिए बड़ा संकट खड़ा हो गया। इसका सीधा सीधा फायदा उठाया संघ परिवार और दक्षिणपंथी ताकतों ने, और वो भीतर ही भीतर अपना काम करती रहीं। उन्होंने देश की धार्मिक आस्थाओं और भावनाओं को अपना सबसे मजबूत
राजनीतिक हथियार बनाया और संचार माध्यमों का सबसे बेहतर इस्तेमाल किया। उनके पास बेशक कोई दूरगामी राजनीतिक सोच नहीं रही। पढ़ाई से लेकर वैज्ञानिक चिंतन को वो लगातार खारिज करते रहे और देश की जातिगत संरचना के साथ साथ हिंदूवाद का बेहद आक्रामक तौर पर सहारा लेते रहे। समाज और परिवारों में वैचारिक विभाजन का खेल बहुत ही सुनियोजित तरीके से चलाया गया और दक्षिण पंथ का यह उभार धीरे धीरे सिर चढ़कर बोलने लगा। बेशक इसके पीछे प्रतिरोध की ताकतों का कमजोर पड़ना, वैज्ञानिक चिंतन के प्रचार प्रसार में कमी के साथ ही संगठनात्मक कमजोरी तो रही ही, कुशल नेतृत्व का अभाव भी रहा। फिर भी आज आप किसी वामपंथी से बात कर लीजिए, उन्हें देश के दूरदराज इलाकों में संघर्ष की चिंगारी तेज होती हुई दिखेगी और उनकी आंखों में खूबसूरत और गैर बराबरी के समाज के सपने ही दिखेंगे, भले ही व्यक्तिवाद के भयानक चक्रव्यूह के वो शिकार ही क्यों न हो रहे हों। तो ये मानता हूं कि आज के ज़माने में लेफ्ट का दायरा इतना बढ़ा दिया बीजेपी ने कि कहीं कोई सच बोल रहा है तो सच बोलने का मतलब है लेफ्ट होना, कहीं कोई अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, बस विरोध की आवाज़ उठाने का मतलब लेफ्ट होना। मैं आपको ऐसे में बेशक आज के दौर में भी पाश की वही कविता याद आती है कि सबसे खतरनाक है सपनों का मर जाना। तो पढ़ते हैं पाश की वही कविता। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी और लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता, कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है, किसी जुगनू की लौ में पढ़ना बुरा तो है, मुट्ठियां भींच कर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, न होना तड़प, ना सब कुछ सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। सबसे खतरनाक वो घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो आपकी नज़र में रुकी होती है, सबसे खतरनाक वह आँख होती है जो सब कुछ देखती हुई भी जमी बर्फ होती है, जिसकी नज़र दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है, जो चीज़ों से उठती अंधेपन की भाप पर ढुलक जाती है, जो रोज़मर्रा के क्रम को पीती हुई एक लक्ष्यहीन दोहराव के उलटफेर में खो जाती है। सबसे खतरनाक वह चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगनों में चढ़ता है, पर आपकी आंखों को मिर्चों की तरह नहीं गड़ता है। सबसे खतरनाक वह गीत होता है आपके कानों तक पहुंचने के लिए जो मरसिए पढ़ता है, आतंकित लोगों के दरवाज़ों पर जो गुंडों की तरह अकड़ता है। सबसे खतरनाक वह रात होती है जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है, जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते और हुआ करते गीदड़ हमेशा के अंधेरे बंद दरवाज़ों चौगाठों पर चिपक जाते हैं। सबसे खतरनाक वह दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए और जिसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुभ जाए। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। अब चलते हैं थोड़ा साहित्य जगत की तरफ और बात करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कारों की। 3-4 महीने देर से घोषित हुए अकादमी पुरस्कारों के दौरान ममता कालिया की कृति जीते जी इलाहाबाद को पुरस्कृत करने की जो घोषणा हुई, इसे लेकर भी कई सवाल उठने लग गए। आखिर क्या है ये मामला, जानते हैं इस रिपोर्ट में। साहित्य अकादमी पुरस्कार इस बार शुरू से विवादों में रहे, खासकर उस पर पड़ने वाली संस्कृति मंत्रालय की छाया और सरकारी दबाव में आए अकादमी के कामकाज को लेकर। बेशक जो पुरस्कार नवंबर में घोषित होने थे वो मार्च में घोषित हुए, लेकिन इसे लेकर भी लेखकों और साहित्यकारों में अलग अलग राय देखने को मिली।
हिंदी की जानी मानी लेखिका ममता कालिया बेशक अकादमी पुरस्कार की हकदार रही हों, उनका साहित्यिक सफ़र इतना समृद्ध रहा है कि उन्हें ये पुरस्कार काफ़ी पहले मिलना चाहिए था, लेकिन इस बार उन्हें जिस कृति के लिए यानी जीते जी इलाहाबाद के लिए पुरस्कृत करने का फैसला किया गया, उसे ही लेकर कई साहित्यकारों की अलग अलग राय है। वैसे पुरस्कारों की संस्कृति और इससे जुड़ी राजनीति को लेकर अक्सर चर्चा होती है, लेकिन पुरस्कारों की अपनी गरिमा रही है और उसे लेकर सवाल उठाने वालों को भी कम से कम निर्णायक मंडल को उतनी स्वतंत्रता देनी चाहिए कि उसे सम्मान के साथ स्वीकारा जा सके। वैसे तो जीते जी इलाहाबाद ममता जी के दिल के बहुत करीब रही है, और वह भी इसलिए कि वह संस्मरणात्मक तो है ही, इसमें वो तमाम दौर हैं जिन्हें ममता जी ने रविंद्र कालिया के साथ जिया भी, महसूस भी किया और साहित्यिक परिदृश्य के उस दौर के किरदारों को अपनी निगाह से देखा और समझा भी। सबके बारे में अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है। ऐसे में किसी कृति या किसी साहित्यकार को ही सवालों के घेरे में लाना कहाँ तक उचित है और कहाँ की समझदारी है, ये तो सवाल उठाने वाले जाने। दरअसल ममता कालिया ने अपनी किताब में भैरव प्रसाद गुप्त और लेखक दूधनाथ सिंह जैसे प्रतिभाशाली लोगों पर भी कुछ ऐसी टिप्पणियां की हैं जो लोगों को पसंद नहीं आई। एक तरफ ममता जी को साहित्य अकादमी मिलने पर बधाइयों का तांता लगा है और जश्न मनाया जा रहा है, दूसरी तरफ दक्षिणपंथी खेमे में नाराजगी भी है और साहित्यिक खेमे में भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ एक लेखकों, पत्रकारों और साहित्यकारों की पोस्ट भी देख लेते हैं। एक ज़माने में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में रहे वरिष्ठ साहित्यकार और गीतकार शिवमूर्ति लिखते हैं, जिंदगी का चौथापन चल रहा है जिसमें सारी मोह माया, लोभ, लिप्सा से ऊपर उठने की अपेक्षा की गई है। जीवन में मुझे सब कुछ मिला मेरी योग्यता से ज़्यादा और अपेक्षा से बढ़कर। लोकेषणा को मनुष्य की आत्मा के साथ सबसे अंत तक चिपकी रहने वाली ऐषणा माना जाता है। हिंदी साहित्य संसार के पाठकों, संपादकों और आलोचकों ने इससे भी मुझे हर प्रकार से संतुष्ट कर दिया है। अब मुझे किसी पद, पुरस्कार या सम्मान की भूख नहीं रह गई है। इसलिए सभी संबंधित लोगों और संस्थाओं से विनम्र अनुरोध है कि भविष्य में किसी पद, पुरस्कार या सम्मान के लिए विचार करते समय कृपया मेरे नाम पर विचार न किया जाए। जबकि लक्ष्मण सिंह बिष्ट बटरोही लिखते हैं, इस वर्ष का हिंदी में दिया गया अकादमी सम्मान एक झटके से इन दोनों विशिष्ट लोगों की छवि को एक पल में तार तार कर देता है। यह तो नीति वाक्य भी है कि गलत काम करने से ज़्यादा गलत आदमी का साथ देना अधिक खतरनाक होता है। मुझे नहीं लगता कि ये दोनों लोग इस बात से वाकिफ नहीं होंगे कि पुरस्कृत किताब जिस लेखक पर केंद्रित है उसका व्यक्तित्व किस तरह का रहा है। किताब की लेखिका ममता कालिया निश्चय ही उच्च स्तर की लेखिका हैं। हिंदी गद्य को उन्होंने एक शक्ल दी है। अंग्रेजी में भी हिंदी रचना संसार को उन्होंने जिस कलात्मकता के साथ पहुंचाया उस पर शायद ही कोई बहस हो। लेखक चंद्रभूषण लिखते हैं, विचारणीय किताबों की सूची आज ही देखी। जीते जी इलाहाबाद को जो अगम बहे दरियाव और दाता पीर से बेहतर माने वह क्या अकादमी। और वो अपनी अगली पोस्ट में लिखते हैं, किसका इलाहाबाद, ज्ञान रंजन और दूधनाथ सिंह का, जो रविंद्र कालिया को संजय गांधी के एजेंट की तरह याद करते थे, या अभी ममता कालिया का। वहीं रामजी तिवारी की पोस्ट देखिए। जिस दिन साहित्य अकादमी पुरस्कार घोषित हुआ उस शाम पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट की गई सूची को देखने के बाद मैं एक पोस्ट लिखना चाहता था कि पुरस्कृत पुस्तक जीते जी इलाहाबाद उस सूची की सबसे अच्छी पुस्तक नहीं थी। जिस सूची में अगम बहे दरियाव, गूंगी रुलाई का कोरस और दाता पीर जैसी किताबें शामिल थीं, उसमें जीते जी इलाहाबाद को अव्वल घोषित करना कोई अच्छा निर्णय नहीं माना जाएगा। ममता जी की यह किताब संस्मरण विधा की एक साधारण किताब है। ऐसा लगा कि उन्हें पुरस्कृत किया जाना था तो पुरस्कृत कर दिया गया। हाँ, यदि शॉर्टलिस्ट पुस्तकों की सूची पब्लिक डोमेन में नहीं आती तो शायद मैं भी चुप ही रह जाता,
लेकिन ऊपर उल्लिखित तीनों पुस्तकों को परे हटाकर इसको पुरस्कृत करना खल गया। युद्ध की विभीषिका के कारण यह पोस्ट लिखनी रह गई थी। उधर कवि विमल कुमार ने भी लिखा, अगर यह मान लिया जाए कि जूरी की नज़र में उषा जी का उपन्यास तर्कदीप्त ममता कालिया की किताब से कमज़ोर था, तो यह सवाल है कि क्या शिवमूर्ति का अगम बहे दरियाव, ऋषिकेश सुलभ का दाता पीर और रणेंद्र का उपन्यास गूंगी रुलाई का कोरस भी ममता जी की कृति से कमज़ोर है, क्योंकि ये किताबें भी दौड़ में शामिल थीं। दरअसल ये सारे विवाद उस वक्त और बढ़ गए जब अकादमी ने वो सूची जारी जिसमें अकादमी पुरस्कारों के लिए आए किताबों और लेखकों के नाम थे। इस सूची के मुताबिक कुल प्रविष्टियां थीं 13, जिनमें उषा प्रेमवदा का भी नाम था, ऋषिकेश सुलभ का भी, लीलाधर मंडलोई का भी, रणेंद्र और शिवमूर्ति का भी। उषा जी ममता जी से वरिष्ठ पीढ़ी की रचनाकारों में रही हैं और कृष्णा सोबती और मन्नू भंडारी की समकक्ष रही हैं। ममता कालिया के नाम के चयन को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि साहित्य अकादमी उन्हें ये सम्मान देकर ये साबित करना चाहता है कि वह एक कांग्रेसी या गैर भाजपाई को भी सम्मानित कर सकता है। भले ही इसकी घोषणा में 3-4 महीने लगे हों और संस्कृति मंत्रालय के दबाव में ममता कालिया को वो पोस्ट भी हटानी पड़ी जिसमें उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस के समर्थन में कुछ बातें कही थी। डीबी लाइव के साथ ये बातचीत काफ़ी वायरल भी हुई थी, जिसमें उन्होंने क्या कहा था, जरा ये भी सुन लेते हैं। पहली पोस्ट लगाई है और मैंने यही कहा है कि इस देश में अगर कोई व्यक्ति सही मायनों में उत्तराधिकारी है राजनीति का, तो वो राहुल गांधी है। उसने अपने घर में मासूम उम्र में 2-2 हत्याएं देखी हैं, राजनीतिक हत्याएं देखी हैं, और वो भी विश्वास में की गई। उसकी दादी उस समय इंदिरा गांधी, उस समय 2 सिख रेजिमेंट के अंगरक्षकों के साथ वो लॉन में आ रही थी, जिस समय उनको गोली मार दी गई। उन्होंने उन्हें हटाया नहीं। जब किसी ने कहा था कि आईटीबीपी के ये लोग बदल दीजिए आप, इंडो टिबेटन बॉर्डर फोर्स के, तो उन्होंने कहा क्यों बदल दूं मैं, मेरा तो उनसे कोई झगड़ा नहीं है। उन्होंने अपने सुरक्षा गार्ड नहीं बदले थे, ये लोकतंत्र था कि उन्होंने नहीं बदले थे, और वो मारी गई। राहुल की क्या उम्र थी उस समय। राहुल के पिता खुली सभा में, आम सभा में, श्री पेरम्बदूर में व्याख्यान दे रहे थे। एक छोटी सी लड़की आती है, दुबली पतली, आके उनके चरणों में झुकती है। वो सोचते हैं कि ये मुझे प्रणाम कर रही है, और वो उनको गोली मार देती है। और वो सुसाइड कर, वो उसके अंदर बम बंधे हैं, और वो सुसाइड स्क्वाड थी वो लड़की, और उसने उनको पूरी तरह चिथड़ कर दिया। जैसे हमारे गांधी जी मारे गए, गांधी जी को भी प्रणाम करने के लिए गए थे लोग जब वो मारे गए। तो आप ये देखिए हमारे देश में इतनी हत्याएं हुई हैं, और कांग्रेस ने तो बहुत सफ़र किया इस चीज़ को। कांग्रेस अभी भी सफ़र कर रही है बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को। तो आप ये देखिए राहुल गांधी का तो मुझे इतना खतरा लगता है कि ये सब जानते हुए भी उनकी माँ सोनिया गांधी ने अपना पति खोया, अपनी सास खोई, अपना देश छोड़ा, इसके बाद भी उन्होंने अपने बच्चे को, राहुल गांधी को, इतने खतरे में डाला हुआ है। राहुल गांधी कहीं जाते क्या सुरक्षा है उनकी? कोई नहीं। वो जाते खुली जीप में जाते हैं, कोई भी ऊपर से उन्हें मार सकता है। जैसे कैनेडी को मारा गया था, गगनचुंबी इमारत से उन्हें मारा गया था नीचे, कोई भी मार सकता। मैं तो जब राहुल गांधी को बाहर देखती हूँ तो मुझे लगता है ये आदमी भले ही हो सकता है कि वो बहुत इंटेलिजेंट ना हो सकता है वो बहुत राजनीतिक भी ना हो सकता है वो बहुत प्रखर भी ना हो, लेकिन वो एक शरीफ आदमी है, वो एक भला आदमी है, वो देश का भला सोचता है, वो गांवों में जाता है। आज हालत ये हो गई है कि बाकी जो कर्मचारी और कार्यकर्ता हैं वो ऐसी कमरों में पड़े हुए ऐश करते हैं। वो मुर्गे की टांग चबाते हुए बड़े खुश होते हैं और ऐश, वो सत्ता का सुख भोग रहे हैं बाकी। वो अकेला आदमी जो घूम घूम के गाँव में धूपों में घूम रहा है इस समय। तो मैं तो कहती हूँ जीते ना जीते, जीता रहे। बहरहाल साहित्य अकादमी अपनी स्वायत्तता साबित करने के लिए जो भी करे, लेकिन ये अकादमी के लोग ही बताते हैं कि अब ये भी स्वायत्त नहीं रही और मंत्रालय या सरकार की हरी झंडी के बगैर कोई काम नहीं कर सकती। फिर भी रचनाकारों या साहित्यकारों को अपने स्टैंड पर कायम रहने के अलावा ढुलमुल सोच या रवैया से बचना चाहिए। विवादों से घबराना नहीं चाहिए और पुरस्कार या सम्मान को अपनी गरिमा से
बड़ा नहीं मानना चाहिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगली बार किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।